हेलो एवरीवन। आज हम CVS चालू कर देंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक छोटा एलिक्यू है, हम वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आज हम CVS स्टार्ट करते हैं। तो CVS में जो है ना, अभी हमारे जो पहले ड्रग अफेक्टिंग RAS एंड प्लाज्मा काइनिन्स है, तो इसमें हमको मतलब ये हम यूज़ क्यों करते हैं, और हम बेसिकली हमको जो है ना, ये जो टेबल है ये टेबल आना चाहिए। तो हम जितने भी SAQ LAQ है, जो ड्रग्स अफेक्टिंग RAS एंड प्लाज्मा काइनिन्स है, तो हम वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम RAS ब्लॉकर्स ही पढ़ेंगे, उसमें हम पूरे मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे और कौन से ड्रग है आज वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो RAAS यानी क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम ब्लॉकर्स, ठीक है। ये उसका फुल फॉर्म हो गया। तो अब हमको पता है, ये हमने 11th-12th में भी पढ़ा है, ठीक है, फिजियोलॉजी में पढ़ा है। तो रेनी जो हमारी किडनी होती है, किडनी में क्या होते हैं, जेजी सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था बीटा 1 कहाँ होते हैं, जेजी सेल्स पर। वो क्या सिक्रीट करते हैं, रेनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर ये रेनिन क्या काम करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेनिन सीक्रेट हो रहा है, ये रेनिन सीक्रेट क्यों हो रहा है, कि हम रेनिन कब सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम होने लगा, तो फिर क्या होगा, किडनी इसको सेंस करेंगी और फिर क्या करेंगी, रेनिन सीक्रेट करेंगी, ठीक है। तो एक बार हम तो वो कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा, रेनिन सीक्रेट होगा, तो फिर रेनिन क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब एजियो ACE होता है, ये कौन सीक्रेट करता है, लंग्स सीक्रेट करती है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। क्यों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्यों बोले, ये क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। देन अब जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, वो क्या करता है, अल्डोस्टेरॉन के जो रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है, उनको वो करता है। तो जब वो उसके ऊपर काम करेंगे अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर के ऊपर, तो वो क्या सीक्रेट करेंगे, अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करेंगे। अच्छा, अब अगर अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा तो अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम जो होगा, सोडियम और पोटेशियम को क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, यानी उनको क्या करेंगे, उनको रीऑब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी जो हमारा कार्डिक आउटपुट का जो कार्डिक वॉल्यूम वो भी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। और वो क्या करता, K+RH+ का एक्सक्रीशन कर देता, ठीक है। तो ये तो हमारी नॉर्मल साइकिल होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब हमको जो हम ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम ब्लॉकर्स है, ये हम किस में यूज़ करते हैं, हाइपरटेंसिव, मतलब किसी को अगर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी नॉर्मल साइकिल। अगर अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, कैटेकोलामाइंस भी रिलीज हो सकते हैं, तो एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन एंड वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वो होता है, ठीक है। तो पहले अब हमको क्या करना है, हाइपरटेंशन ठीक करना है, क्या करना है हमको, ठीक है। अभी आई होप आपको समझा होगा। एक बार हम थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। जेजी सेल्स किडनी में होते हैं, और जेजी सेल्स में क्या होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। देन वो क्या करते हैं, रेनिन सीक्रेट करते हैं। रेनिन कब सीक्रेट होगा, जब हमारा बीपी बहुत कम रहा तब हमारा रेनिन सीक्रेट होता है, ठीक है। यानी रेनिन क्या करेगा, हमारे बीपी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है, जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, उसको कौन कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो सीक्रेट कौन करता है, लंग्स सीक्रेट करती है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर का अगोनिस्ट होता है, तो वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और क्या रिलीज़ होगा, अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होगा। अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, सोडियम और वाटर का क्या होता है, रिटेंशन होता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कैटेकोलेमन्स, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, अब ना, अब हमको हाइपरटेंसिव एजेंट, एज अ हाइपरटेंसिव एजेंट हमको इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमको क्या है, हाइपरटेंशन मतलब हम नहीं चाहते कि भाई हमारा रीनिन सीक्रेट हो, जिसकी वजह से हमारा पहले तो पेशेंट हाइपरटेंशन में, और हम ये नहीं चाहते कि भाई और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो, यानी और ज़्यादा हमारे हार्ट को काम करना पड़े या और ज़्यादा कार्डियक वॉल्यूम हो, तो हम ये सब नहीं चाहते। इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो ये कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे दो। बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो क्या होगा, जेजी सेल्स में रेनिन सीक्रेट नहीं होगा, रेनिन सीक्रेट नहीं होगा तो ये आगे की साइकिल कंटिन्यू हो पाएंगी क्या, नहीं कंटिन्यू हो पाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया रेनिन का। अब सेकंड क्या होता है, रेनिन इनिबिटर दे सकते हैं, यानी
क्या होगा, बीटा ब्लॉकर नहीं दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, रेनिन सिक्रीटी नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई रेनिन जो है वो काम ना करे, यानी एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में जो है वो कन्वर्ट ना करे रेनिन हमारा। तो हम क्या करते हैं, रेनिन को ब्लॉक करते हैं। तो रेनिन के काम को रोकता है। रेनिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, रेनिन के काम को रोकते हैं, रेनिन के रिलीज़ को नहीं रोकते। रेनिन के रिलीज़ को कौन रोकेगा, बीटा 1 रोकेगा। उसके काम को कौन रोकेगा, उसके काम को रोकेंगे एलेस्काइरिन एंड रेमिकेरिन, ठीक है, रेमिकाइरिन। ये क्या होते हैं, ओरल ड्रग्स होते हैं। तो रेनिन इनहिबिटर्स आर एलिस्काइरिन, रेमिकाइरिन एंड एनाल्काइरिन, वेयर एज रेनिन रिलीज इनहिबिटर्स आर बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, हमने ये देखा रेनिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एलिस्काइरिन और रेमिस्काइरिन। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अली और राम, अली से एलिस्काइरिन और राम मतलब रेमिकाइरिन। ठीक है, देन ACE इनहिबिटर। ठीक है, ACE इनहिबिटर क्या होते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो ACE inhibitor also inhibits a bradykinin metabolism, therefore increase in a bradykinin and side effect dry cough and angioedema। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा ACE होता है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने चाह रहे कि भाई एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर देते हैं। लेकिन ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन का भी मेटाबॉलिज्म करता है, यानी जो ब्रेडिकाइनिन रहेगा, ब्रेडिकाइनिन को भी मेटाबोलाइज करेगा, कौन करेगा, ACE करेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करेगा किसी और मेटाबोलाइट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता कि अब अगर ये इनिबिट हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म होगा क्या, नहीं, तो इसमें क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता। इसी की वजह से हमको क्या होता है, ड्राई कफ और एंजियोइडिमा होता है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन के वजह से हमको क्या होता है, ड्राई कफ और एंजियोइडिमा। यानी ACE इनिबिटर्स क्या कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने दे रहे, क्या नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से आगे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे क्या, नहीं, वो स्टिमुलेट नहीं होते, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा क्या, नहीं। तो उसकी वजह से हमारा सोडियम और वाटर जो है रिटेन हो पाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। तो लेकिन ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेडिकाइनिन के भी एंजाइम होते हैं, यानी वो भी क्या करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो अगर हमने ACE इनहिबिटर दे दिया तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, उसके काम को रोक देंगे, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म होगा क्या, नहीं, तो ब्रेडिकाइनिन का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राई कफ और एंजियोइडिमा। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते थे, इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, ये जो दवाई है ये किसमें फिनिश होती है कि इनके नाम में क्या होता है, आखिरी में प्रिल, जहाँ पे भी प्रिल आएगा वो क्या होंगे, ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, मोएक्सेप्रिल, ट्रांडोलाप्रिल। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन याद रखना है हमको, कैप्टोप्रिल और लिसोनोप्रिल। हमको MCQs में क्या आएगा कि विच ऑफ द ACE इनहिबिटर्स आर नॉट अ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट्स नहीं है, कैप्टोप्रिल और लिसोनोप्रिल। बाकी इनालाप्रिल, रेमिप्रिल क्या है, सब इज प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राई कफ एंड एंजियोइडिमा। देन अब हम एक बार देख लेते हैं कि उनका पूरा मतलब और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको जो ACE इनहिबिटर्स है हम उसको एक ही बारे में एक शॉर्ट ट्रिक में देख लेंगे। तो उसकी ट्रिक है कैप्टोप्रिल, ये हमारी क्या होती है, एक्टिव ड्रग होती है। ठीक है, हमने एक्सेप्शन में देखा था, बाकी सब क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। तो अब ये क्या करते हैं, कफ यानी ड्राई कफ करेंगे, ये उसका साइड इफेक्ट हो गया। एंजियोइडिमा यानी लिप्स के ऊपर स्वेलिंग वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, साइड इफेक्ट है। ये किस वजह से हो रहा था, ब्रेडिकाइनिन के एक्यूमुलेशन की वजह से। देन P फॉर प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स यानी क्या है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसोनोप्रिल, बाकी सब क्या है, एक्टिव, बाकी सब प्रोडक्ट्स है, सिर्फ कैप्टोप्रिल और लिसोनोप्रिल क्या है, एक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, देन टेस्ट अल्ट्रेशन यानी क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, टेस्ट अल्ट्रेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसग्यूसिया बोलते हैं। ठीक है, डिसग्यूसिया। देन ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपरटेंशन मैक्सिमम विद कैप्टोप्रिल, यानी जो कैप्टोप्रिल अगर हमने लिया तो पोस्चरल यानी अगर कोई इंसान ठहर गया तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो BP जैसे 120, 130, 140 जो नॉर्मल था उसका, जैसे कि ये लेटा हुआ था तो 120, 130 नॉर्मल था, लेकिन वो जैसे ही ठहर गया तो उसको क्या हो जाएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इन प्रेगनेंसी में देते हैं कि इनालाप्रिल, रेमिप्रिल नहीं देते। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बाइलेटरल लीनर आर्टरी स्टेनोसिस, यानी अगर हमारी जो रीनल आर्टरी में उसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहा तब भी हम ये देते हैं कि इनालाप्रिल वो नहीं देते। देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंक्रीज पोटेश K+,
देखिए भाई बेसिकली क्या हमारा अल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था, सोडियम और वाटर को क्या कर रहा था, रिटेन कर रहा था, और के प्लस को क्या कर रहा था, एक्सक्रीट कर रहा था, ठीक है ना। अब अगर हमने क्या किया, ऑलरेडी हमारे पास हाइपर कैलीमिया है बॉडी में, ठीक है, हाइपर कैलीमिया है, और हमने उसे क्या कर दिया, एसी इनिबिटर्स दे दिए। अब एसी इनिबिटर्स होंगे तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होगा क्या, नहीं होगा। अब अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ नहीं होगा तो पहले तो हम देख लेते हैं अल्डोस्टेरॉन काम क्या कर रहा था। देखिए अल्डोस्टेरॉन काम क्या कर रहा था भाई, सोडियम एंड वाटर को रिटेन करना, सोडियम एंड वाटर को रिटेन करना, ठीक है। और H प्लस और K प्लस को क्या कर रहा था, H प्लस एंड K प्लस को एक्सक्रीट कर रहा था। अब अगर अल्डोस्टेरॉन रिलीज ही नहीं होगा, अल्डोस्टेरॉन ब्लॉक हो गया, अल्डोस्टेरॉन आ ही नहीं रहा है, तो अब इसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, यानी H2O और सोडियम क्या हो जाएंगे, वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, और H प्लस K प्लस क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऑलरेडी बॉडी में क्या है, हाइपर कैलीम है, यानी ऑलरेडी K प्लस बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से हम और ज़्यादा K प्लस जमा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाएंगी। इसलिए हम K प्लस मतलब हाइपर कैलीमिया में इसको यूज़ करेंगे क्या, नहीं, इसमें भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटिव है। देन लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी ये क्या करेंगे, इसके रिस्क, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की रिस्क को भी कम करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमको ये याद रखना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो एकदम स्टार वाले पॉइंट है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है, कफ और एंजियोएडिमा करते हैं, सारे के सारे ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, ठीक है। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। और हाइपर कैलीमिया में भी हमको ये नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। आई होप आप देख। थर्ड है ARBs, यानी क्या होता है, एंजियोटेंसिन 81 जो है, जो अल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सॉरी यहाँ पर ना मैंने गलती से इसमें क्या बोल दिया था, अल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते, नहीं, ये क्या है, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं, मैंने अल्डोस्टेरॉन बोल दिया था, ठीक है। तो ARBs क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो ये हमारा रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर क्या कर रहा था, अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा था, तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम इसी को ब्लॉक कर दें, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, ताकि अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट हो क्या ना हो। तो इसमें क्या होता है, ARBs में पहला होता है लोसार्टन, ये किस में फिनिश होंगी, सार्टन में, वेलसार्टन, टेलमीसार्टन, ठीक है, इप्रोसार्टन, ये क्या होते हैं, सार्टन में फिनिश होते हैं। AC इनिबिटर किस में, प्रिल में होते हैं, ये किस में होते हैं, टन, सार्टन में होते, ठीक है। AC, अब ARBs जो होते हैं सिलेक्ट, अब इसमें एक और छोटा सा ट्रिक है, देखिए सार्टन S से क्या होते हैं, सिलेक्टिव, A से ATA यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट, यानी क्या करेंगे, ये इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सार्टन से हम कैसे याद रख सकते हैं, S से सिलेक्टिव, A से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट, सॉरी ये क्या होंगे, एंटागोनिस्ट। All point about AC inhibitors are applied to ARBs also, except that these do not causes cough and angioedema, and ARB are not products, यानी ये क्या करेंगे, जो सार्टन्स होते हैं ये कफ और एंजियोडीमा कर पाते हैं क्या, नहीं, यानी ये कफ और एंजियोडीमा नहीं करेंगे, ये उनका वो हो, यानी ये उनका प्लस पॉइंट है, ये कफ और एंजियोडीमा नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनका कोई ब्रेडिकाइनिन से कोई संबंध ही नहीं है, यानी ब्रेडिकाइनिन जो है उन्हें उसका काम कर रहा है प्रॉपर, तो उस मतलब फिर कफ और एंजियोडीमा क्यों होगा, इसलिए ये कफ और एंजियोडीमा करते हैं क्या, नहीं। और जैसे हमने देखा था इनालाप्रिल, रामाप्रिल, वो जो सब है ये क्या, ये प्रोडक्ट्स है, एक्सेप्ट क्या था, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, तो ये सारी की सारी क्या होती है, ये एक्टिव ड्रग्स होती है, ये प्रोडक्ट्स नहीं होती है, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ लेंगे कि टेलमीसार्टन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है PPAR रिसेप्टर्स को, PPAR गैमा रिसेप्टर को, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी रिवर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम यूज़ करते हैं, यानी डायबिटिक पेशेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन लोसार्टन जो है यूरिक एसिड को भी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब हमारा चौथा मैकेनिज्म के थ्रू जो पढ़ना है, चौथा है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, यानी जो अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, अल्डोस्टेरॉन के ही अपोज में काम करेंगे, यानी अल्डोस्टेरॉन क्या काम कर रहा था, H2O और सोडियम को रिटेन कर रहा था, तो हाइपरटेंशन में जो हम चाहते कि भाई वाटर और सोडियम लॉस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, अल्डोस्टेरॉन का ही एंटागोनिस्ट दे देते हैं, यानी स्पाइरोनोलैक्टोन और इप्लिरोनोन आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय 3 ड्रग्स इंक्लूडिंग डाययूरेटिक्स, यानी अगर हमने
डायूरेटिक्स भी दे दिया, बीटा ब्लॉकर्स भी दे दिए, तब भी अगर हमारा हाइपरटेंशन वो नहीं हो रहा तो हम क्या देते हैं, स्पाइरोलेक्टोन और इप्लीरोनोन। यानी ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अल्डोस्टेरॉन के एंटागोनिस्ट होंगे, यानी अल्डोस्टेरॉन जो काम कर रहा है उसके अपोजिट में काम करेंगे। तो अल्डोस्टेरॉन फिर सोडियम और वाटर रिटेन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है स्पाइरोलेक्टोन के। स्पाइरोलेक्टोन क्या करता है, गायनेकोमेस्टिया डेवलप करता है, यानी क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं मेल में उनको भी क्या करेगा, और मतलब वो कैसे फीमेल के जैसे दिखने लगेंगे। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया करता है स्पाइरोलेक्टोन। लेकिन जो इप्लीरोनोन है वो करेंगे कि गायनोमेस्टिया नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4। तो अब हम हमारे मैक्सिमम एसएक्यू हमारे जो इसमें कवर हो जाएंगे, एसएक्यू एलएक्यू। बस आपको ये मैकेनिज़्म याद रखना है कि पहला जेजी सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, रेनिन सीक्रेट करते हैं। तो अगर हमको जे हम चाहते कि भाई अगर रेनिन सीक्रेट ना हो तो हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम चाहते कि भाई रेनिन उसका काम ना करे तो हम रेनिन इनिबिटर्स दे सकते हैं। तीसरा, कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना होने दे, इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो प्रिल वाले ड्रग्स है एसी इनिबिटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ठीक है एंजियोटेंसिन 2 जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ऊपर काम ना करे तो हम रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए सार्टन नाम की जो दवाई है वो दे सकते हैं, वो ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, पांचवा, हम अल्डोस्टेरॉन के जो अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी जो हमारा अल्डोस्टेरॉन है वो काम ना करे अच्छे से, उसके अपोज में जो काम करने वाले वो हमने से कुछ ड्रग्स बना दी, स्पाइरोलेक्टोन और दूसरा था इप्लीरोनोन। दूसरा क्या था, इप्लीरोनोन। और हमने देखा था कि स्पाइरोलेक्टोन क्या करता है, गायनेकोमेस्टिया करता है। तो देखिए अब अगर हमने देखा तो ARB एंड ACE इनिबिटर्स का ये ऐसे क्यों हम इजीली कर सकते हैं। ARB क्या करते हैं और ACE इनिबिटर्स हमको पता है, ACE इनिबिटर्स में क्या होगा, कफ एंजियोइडिमा होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी होगा, हाइपरकेलेमिया में उसमें नहीं देना और सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट को। तो जैसे कि जो सार्टन्स वाले होते हैं, नहीं ARBs जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो एंजियोइडिमा करेंगे क्या, नहीं, ड्राई कफ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा था हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास इन्यूमरेट एट नोट ऑन एनीवन। तो हमने ये 4 ड्रग्स देख लिए जो हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम ब्लॉकर्स के ऊपर काम, यानी जो ब्लॉकर्स होते हैं हमने देख लिए, सेकंड वाला भी। देन यूज़ ऑफ AC इनिबिटर्स इन CHF। ठीक है, ये अच्छे से देखेंगे कि AC इनिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट भी हो गए हमारे। देन पांचवा था हमारा इनालप्रिन एंड लोसार्टन को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ एक्शन, थेरापेटिक इंडिकेशंस एंड एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, और इनालाप्रिल के फार्माकोलॉजिकल बेसिस बताना था CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, और एक LAQ हमारा। ठीक है, तो इसमें से हमने तो मैक्सिमम कवर कर ली, जो बचा है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। यानी एक हमारा LAQ और दूसरा जो है मोड ऑफ एक्शन देख लेंगे AC इनिबिटर्स का एक बार फिर से, सार्टन्स का भी देख लेंगे, उनके एडवर्स इफेक्ट भी देख लिए, और थेरेपेटिक इंडिकेशन देख लेंगे कि हम इसको सार्टन को कहाँ यूज़ करेंगे, इनालप्रिल को कहाँ यूज़ करेंगे। और दूसरा हमारा एक लास्ट वाला बचता है हमारा LAQ। ठीक है, LAQ में हमको क्या बताना है, AC इनिबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन बताना है, थेरेपेटिक यूज़ बताना है, एडवर्स इफेक्ट बताना है, ड्रग इंट्रैक्शन बताना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताना है। तो हम एक बार उसको अच्छे से और अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझाऊंगा, ये जो मैकेनिज़्म बताए इतना याद रख लीजिए। इनालाप्रिल जो होता है वो हम हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, पोस्ट MI में और डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम देते हैं, क्योंकि हमने देखा था इनालाप्रिल क्या करता है, जो कैप्टोप्रिल के L से लास्ट वाला था वो क्या करता है, लो मतलब जो रिस्क होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का उसको कम कर देता है। और जो लोसार्टन्स होते हैं वो हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, देन हार्ट फेलियर में इसको भी यूज़ करेंगे, शॉक प्रिवेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो हम उसमें ये लोसार्टन ही प्रीफर करते हैं, और ये भी जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी का रिस्क को कम करता है। ठीक है, तो ये हमने इसके थेरेपेटिक यूज़ भी देखी ली, इनालाप्रिल के और लोसार्टन के। ठीक है, और अच्छा एक जो पॉइंट होता है कि हाइपरटेंशन हो गया तो हम कौन सी ड्रग देंगे, कि लोसार्टन देंगे कि इनालाप्रिल देंगे। ठीक है, तो हम जो लोसार्टन्स होते हैं स्पेशली हम लोसार्टन ही अभी आजकल यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस इनालाप्रिल से भी कम ना हुआ हमारा हाइपरटेंशन तो फिर हम लोसार्टन देते हैं। ठीक है, यानी अगर कुछ उसका टॉलरेंस हो गया है इनालाप्रिल का उसका, तब जाकर हम फिर लोसार्टन वो देते हैं। बट बेसिकली आजकल लोसार्टन ही ज़्यादा है मार्केट में।
और हार्ट फेलियर में भी जो है हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा आफ्टर लोड वो कम हो जाए, जो हमारे कार्डियक वॉल्यूम है, यानी जो हमारा सोडियम और वाटर रिटेन कर रहे हो वो रिटेन ना हो, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं, यानी वर्कलोड कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोसार्टन जो है ये एक अल्टरनेटिव है हार्ट फेलियर में इनालाप्रिल का उसका। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।